और अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। 15 अगस्त से पहले दिल्ली को लेकर एक हाई अलर्ट है। दिल्ली को लेकर क्या इनपुट खुफिया एजेंसियों को मिला है वो आगे आपको बताऊंगी, लेकिन तैयारियां 15 अगस्त से पहले कैसी हैं वो सबसे पहले आपको दिखा देती हूं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, यमुना में कैसे जवानों की गश्ती नजर आ रही है। अब यमुना पर भी एक तरह का पहरा और ये सुरक्षा बढ़ाई गई है 15 अगस्त के मद्देनजर। ये देखिए जरा किस तरह से पेट्रोलिंग पार्टी ने पूरी यमुना में गश्त लगाई। सिर्फ यही नहीं है, दिल्ली से जुड़ी हुई जो सीमाएं हैं वो भी कैसे सील की गई हैं। 15 अगस्त का एक भव्य आयोजन दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में होता है और उससे पहले गाड़ियों की जांच भी की जा रही है और जगह जगह बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। ये भी देखिए। अब सड़कों पर जवान मुस्तैद हैं, हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब ये दिल्ली के हर सड़क और जो बड़े चौराहे हैं उनकी कुछ तस्वीर इसी तरह की है। आपको एक तस्वीर और दिखाती हूँ। शाहदरा में एक मॉक ड्रिल भी की गई। अब ये मॉक ड्रिल इस तरह से की गई कि 15 अगस्त पर किसी तरह की कोई जरूरत पड़े तो किस तरह जवान एक्टिव होंगे और कैसे वो इस मॉक ड्रिल के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सुरक्षा अमला कैसे मुस्तैद है। अब कैसे दिल्ली में चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है उसकी एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली की किलेबंदी की गई। जल थल नभ से राजधानी के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। लाल किले के आसपास 5000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। लाल किले पर एनएसजी की कई हिट टीमें तैनात हैं और स्नाइपर्स को भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री और एनडीआरएफ की टीमें भी मुस्तैद की गई हैं। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। अब इनमें एआई कैमरे भी शामिल हैं जिससे कि फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए लोगों की पहचान की जा सके। संदिग्धों की पहचान उसी से करी जाएगी। ये कैमरे भीड़भाड़ में संदिग्धों की पहचान आसानी से कर लेते हैं और डेटाबेस के जरिए तस्वीरें मिलाकर संदिग्धों को लोकेट कर सकते हैं। स्मार्ट कैमरों से संदिग्ध गाड़ियों के मूवमेंट की भी निगरानी करेंगे और स्मार्ट कैमरे नंबर प्लेट से गाड़ी मालिक के बारे में बता देते हैं। सड़कों पर जगह जगह बैरिकेड्स, गाड़ियों की सघन जांच। 15 दिन के लिए पैराग्लाइडिंग के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। दिल्ली के आसपास में हैंग ग्लाइडर्स और ड्रोन्स पर रोक है। हॉट एयर बलून्स, छोटे इंजन वाले विमानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो दिल्ली को लेकर खास तौर से जो खुफिया जानकारी मिली है जिसके बाद दिल्ली में ये हाई अलर्ट है, उसके बारे में भी आपको बता दें। लाल किले के सामने देशभक्ति, अनुशासन और सुरक्षा का ऐसा भव्य संगम जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जवानों के कदमताल से लेकर आसमान में हेलीकॉप्टर से बरसते रंगों तक हर तस्वीर खास और मनमोहक रही। इस फुल ड्रेस रिहर्सल का बड़ा आकर्षण रहा विकसित भारत 2047 की थीम। हजारों लोगों की मौजूदगी ने इस मौके को यादगार बना दिया। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टरों ने जब तिरंगे के रंगों और फूलों की बारिश की तो वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। काले और नीले रंग की खास वर्दी में सजे जवानों के दस्ते मैदान में उतरे तो उनके हाथों के हथियार और एक जैसी चाल ने सब में जैसे नई ऊर्जा भर दी। नेवी के जवानों ने भी अपने बेजोड़ अनुशासन और तालमेल से सबका दिल जीत लिया। संदेश साफ है कि भारत की सुरक्षा और आन बान पर आंच नहीं आने देंगे। इस दौरान लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम रहे कि परिंदा भी पर न मार सके।
सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों की जांच होती रही तो यमुना में भी जवानों की गश्ती चलती रही। इस सतर्कता के पीछे खास वजह भी है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर टेरर अलर्ट जारी किया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक के बाद एक कई टेरर अलर्ट जारी किए हैं। अलर्ट्स के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन बेहद अहम हैं। एजेंसियों का मानना है कि आतंकी बड़ी वारदात की साजिश कर रहे हैं। इन अलर्ट्स को देखने के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। एजेंसियों के मुताबिक आतंकी गुट सुसाइड अटैक की फिराक में है। इन साजिशों के पीछे जैश ए मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है। एक तरफ दुश्मन नापाक साजिशें रच रहा है तो दूसरी तरफ हमारी सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और जवानों का अदम्य साहस हर खतरे को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लाल किले की प्राचीर से गूंजता ये संदेश साफ है, सुरक्षा कड़ी है, हौसला बुलंद है और देश जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। आज भी संसद की कार्रवाई तो नहीं चल पाई, लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से हंगामा जरूर मचा। उन्होंने कह दिया कि मैं अछूत हूं, इसीलिए जहां मैं गया वहां पर शुद्धिकरण किया गया। अब उनके इस बयान पर जेपी नड्डा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे आखिर वजह क्या थी, ये शुद्धिकरण पर रण आखिर संसद में क्यों गूंजा, आपको दिखाते हैं। मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। मानसून सत्र में 19 दिन से लगातार हंगामे देख रही राज्यसभा ने सियासी हमले और हमलों के जवाब तो बहुत देखे, लेकिन सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान वाला आरोप भी देख लिया। और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचले, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ। इस आरोप का सिरा मिलता है उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां के रामलीला मैदान में खड़गे ने 8 अगस्त को रैली की थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करें। खड़गे की इसी रैली के 3 दिन बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम के एक संगठन के सदस्यों ने मंच के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया। मंच पे एक ऐसे व्यक्ति को स्थान देना जो यह कहता हो कि हिंदूवादी संगठन जो है सांप, उनसे उसकी तुलना करता है और उनको मुसलमानों से उनको मारने की जो अपील करता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाना, मंच पे स्थान देना, इससे हिंदू आस्था को ठेस पहुँचती है एवं इस स्थान की पवित्रता भंग होती है। खड़गे ने सदन में इसी यज्ञ का हवाला दिया, शुद्धिकरण को दलितों के अपमान से जोड़ा और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया। खड़गे ने बीजेपी का नाम लिया तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन में ही उन्हें जवाब भी दे दिया कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहें कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी खड़गे के अपमान को सबका अपमान बताया, लेकिन तब तक आरोप और विवाद सदन की सीमा लांघकर बाहर निकल चुके थे और कांग्रेस को नया मुद्दा मिल चुका था। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस मुख्यमंत्री आवास को खाली किया, तो ये जो सामंती सोच के, एक जाति विशेष के प्रति अनुराग रखने वाले, अन्य सभी जातियों से नफरत रखने वाले जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने हमारे जो
राष्ट्रीय ध्वज जी ने खाली किया था मुख्यमंत्री आवास, उसको गंगा जल से धुलवाया। कन्नौज में एक मंदिर के दर्शन करने चले गए तो उसको गंगा जल से धुलवाया। यही चीज खड़गे साहब के साथ हुई। अगर खड़गे जी मान लो दलित हैं और उन्होंने किसी सभा को संबोधित किया तो शुद्धिकरण की जो उत्तराखंड में है, ये कौन सी बात है? इससे ज्यादा कोई जो है गिरी हुई बात हो नहीं सकती। बात सिर्फ खड़गे के मान अपमान की नहीं बल्कि दलित सम्मान से जुड़ी हुई है। इसलिए बीजेपी संभल कर बोल रही है और साफ कह रही है कि जिन लोगों ने यज्ञ किया उनसे कोई नाता नहीं है। तो बीजेपी से उसका कोई संबंध नहीं जी, क्योंकि वो बीजेपी के लोग ही नहीं। मैंने ये बात कही है कि कोई भी अगर इस तरह के बयान करता है, ऐसा कृत्य करता है, तो उसको उचित नहीं ठहराया जाता। जी, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिन्होंने ये हवन किया था वो कार्यकर्ता नहीं थे बीजेपी। हाँ, बिल्कुल नहीं थे। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ उसे कोई सही नहीं ठहरा सकता। बीजेपी भी गलत ही बता रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि 6 से 7 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हैं और बिना दलित वोट किसी भी पार्टी के लिए जीत का रास्ता आसान नहीं है।